Welcome to our online classes from High Span and North City Public Secondary School and College. This is our bio class for class 8 and 9. We will continue chapter number 1, Introduction to Biology, and our lecture number is 3. Our topic is Quran and Biology. The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and the characteristics of animals and plants through Holy Book, the Quran. A few ayahs are equated as under. Allah says, "We made every living thing from water." Surah Anbiya, verse 30. कुरान और बायोलॉजी, अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताब कुरान हकीम के ज़रिए जानवरों और पौधों की खुसूसियत के मुताबिक बहुत सा इल्म दिया है। कुछ यहाँ पे मंदरजा ज़ेल आयतें का हवाला पेश किया जाता है। तर्जुमा: और हमने तमाम जानदार चीज़ें पानी से बनाई। सूरह अंबिया, आयत नंबर 30। इसी तरीके से दूसरी है, and Allah has created every animal from water of them. They are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He will know. Allah is able to do all things. Surah An-Nur, Ayah 45. Here water is symbolized with the protoplasm as the basis of life, and the virtual power of protoplasm seems to depend on the constant presence of water. दूसरी आयत का तर्जुमा है कि और अल्लाह ने ही हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया है। इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरह नूर है और आयत नंबर है 45। यहाँ पे पानी को प्रोटोप्लाज्म से बताया गया है, सिम्बलाइज किया गया है, जो जिंदगी की आसाइश है। प्रोटोप्लाज्म जिंदगी की ताकत जो है वो पानी पर ही कायम है। प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा मिकदार में क्या होता है? पानी ही होता है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म में मुस्तक़िल पानी की मौजूदगी ज़रूरी है। इसी तरीके से 3rd वर्स है, and in the earth are neighboring tracts, vineyards and plowed lands and date palms, like and alike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are prudence for people who have sense. Surah Al-Ra'd, Ayah 4. Here Allah has revealed some facts about plant growth and development. इस वर्ष में जिसका तर्जुमा है कि ज़मीन में कई तरह के ट्रैक्स मौजूद हैं, यानी कतात मौजूद हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, और अंगूर के बाग, खेती, खजूर के दरख्त, बाँस की बहुत शाखें हैं और बाँस की कम, बावजूद ये कि पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाँस फ्रूट्स को बाँस पर लज्जत में, इनके बाँस फलों को बाँस पर लज्जत में फजीलत देते हैं। यकीनन इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सूरह रात है और आयत नंबर 4। यहाँ पर अल्लाह ताला ने पौधों की नशोनुमा और ग्रोथ के मुतालिक बहुत से हक़ाइक़ हम पर आश्कारा किए हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। इसमें द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. They began experiment and observation from 1st century of Hijra. Following are some detail about the important Muslim scientists who made significant contribution towards the development of biology. Dear students, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को, तमाम सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर्स को YouTube पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए DNCPSS and HSPSS पर सर्च करें, और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मुसलमान साइंसदानों की खिदमत
मुसलमान साइंसदानों ने भी बायोलॉजिकल साइंस में बहुत अहम किरदार अदा किया है उसकी तरक्की के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मुशाहिदात भी किए, तजुर्बे भी किए पहली सेंचुरी हिजरत की पहली सेंचुरी में। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दी हुई हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में और जिन्होंने बहुत ही खिदमत की हैं बायोलॉजी की तरक्की के लिए, जिनमें पहले हैं जाबिर बिन हयान 722 to 817 AD. He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he is also wrote a number of books on plant and animals. Al-Nabatat and Al-Hayawan are his two famous books on plants and animals respectively. जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और आपकी तहकीक जो है ज़्यादातर कीमिया के मैदान में है। आपने हैवानात और नबातात में भी बहुत सी किताबें तहरीर की हैं, जिसमें अल नबातात और अल हैवानात आपकी दो मशहूर किताबें हैं जो बिलतरतीब पौधों और जानवरों के मुतालिक हैं। सेकंड, अब्दुल मलिक आसमाई। He was a great zoologist and wrote many books on animals like Al-Khair on horse, Al-Adil on camels, Al-Shaq on sheep, Al-Wahush on wild animals, and Khalaqul Insan on different parts of human body and their function. अब्दुल मलिक आसमाई ये भी बहुत अजीम जोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें एनिमल्स पर लिखी, जैसे अल-खैर घोड़ों के बारे में थी, अल-अदील ऊँट के बारे में, अल-शाक भेड़ के बारे में, अल-वहूश जंगली जानवरों के बारे में और खलक़ुल इंसान जो इनकी किताब है वो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शन के मुताबिक है। थर्ड है आपके अबू अली सीना। He was greatest of all the Muslim scientists and considered as the founder of medicine. He is called the Avicenna in the West. He identified many diseases like tuberculosis, magnetism, and other such inflammation. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, planetology, and music. He wrote books like Al-Qanun and Fil-Tib Al-Shifa. अबू अली सीना को सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के दरमियान सबसे अजीम माना जाता है और उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और मगरिब में उनको एविसीनिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, गर्दन तोड़ बुखार है और दूसरी जो इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हैं उनको उन्होंने दरियाफ्त किया। उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, म्यूज़िक इन सब फील्ड्स में भी बहुत सारे काम किया है। उनकी जो मशहूर किताबें हैं वो है अल-कानून और फिल-तिब अल-शिफा। ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे। Next topic is level of organization. The level of organization in the world. Living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो बुनियाद है वो जानदारों की तरतीब और तंजीम पर रखी गई है। तमाम जानदार सेल्स या सेल्स से ही बने हुए हैं। केमिकल फाउंडेशन की बुनियाद सेल से बने हुए हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल जो है फिजिकल और केमिकल बेसिस समझा जाता है ज़िंदगी का। ये लेवल्स एज फॉलोज है। नंबर 1 है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम ए नॉट फॉर्म कट। Each atom is made up of subatomic particles such as electron, proton and neutron. In nature there are more than 100 kinds of elements, and among these 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic element of life. Atomic level, इसमें तमाम जो मैटर है वो एलिमेंट से बने हुए हैं और एलिमेंट जो है वो एटम से बना हुआ है। एटम का मतलब होता है नहीं, एक का मतलब नहीं और फॉर्म का मतलब काटना, यानी कि हम इसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ये एटमी ज़र्रात से यानी कि बहुत ही छोटे ज़र्रात से बना हुआ होता है।
जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया में 100 से ज़ायद अक़साम के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बाकी जो 6 हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ तस्वुर किए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस शामिल हैं। Molecular level of organization, molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. Glucose, amino acids and fatty acids are micromolecules, whereas carbohydrates, proteins and lipids are macromolecules. The units of micromolecules combine together to form macromolecules. मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? एटम्स की खास तरतीब के नतीजे में मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। इनमें से कुछ सेल्स में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और ये पेचीदा होते हैं थोड़े। इनमें जो है इनकी दो हम उसको तकसीम कर सकते हैं, इसकी दो टाइप्स बता सकते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स शामिल हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैटी एसिड्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में शामिल हैं। और ये जो माइक्रो यूनिट है, ये अगर आपस में इनको जुड़ जाए, ज्वाइन हो जाए, तो फिर वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The biomolecules, when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. Protoplasm is a combination of organic and specific inorganic substances. When the protoplasm work in the form of unit, this is called cell. Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cell organized together in a group called tissue, the different types of tissues arranged in a particular manner to work together are called organs. Organs of different types work in coordinated manner to perform function is called organ system. When different organ system function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. थर्ड हमारा लेवल है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज्म। इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सस्पेंशन के साथ मिलकर काम करते हैं और ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। जब ये प्रोटोप्लाज्म यूनिट के तौर पर काम करता है तो हम उसको सेल कहते हैं, और सेल जो है हम इसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म का। जब एक ही किस्म के सेल एक जगह मिल जाएं तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू जब आपस में खास तरतीब से पाए जाते हैं और सब मिलकर काम करते हैं तो फिर वो ऑर्गन्स कहा जाता है। मुख्तलिफ ऑर्गन जब एक साथ मिलकर एक ही काम अंजाम दें तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब मुख्तलिफ निज़ाम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। इसमें आपको तरतीब भी आपको बताई गई है किस तरीके से ये लेवल आपके चल रहे हैं, फिगर में आपको दिखाई गई थी। एटम है, मॉलिक्यूल है, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ लेवल है टैक्सोनॉमिक लेवल। This is another level of organization which is related with the living organism. The species is the smallest unit of taxonomy level of organization, which includes the morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile. टैक्सोनॉमी लेवल ये जानदारों की एक और तकसीम है जो टैक्सोनॉमी पर होती है। इसमें सबसे छोटी जो इकाई है या यूनिट है इसको हम स्पीशीज कहते हैं। ये दरअसल एक जैसे नज़र आने वाले जानदारों का ग्रोह है जिनके दरमियान रिप्रोडक्शन हो सकती हो और रिप्रोडक्शन के अमल के ज़रिए ही पैदा होने वाली औलाद जिंदा भी रहती हो और फर्टाइल भी होती हो।
नेक्स्ट है हमारा population level. All the member of a species living in a specific habitat are called population. A group of parrots living on a tree is called parrot population. पॉपुलेशन यानी आबादी का जो लेवल है, ये भी स्पीशीज के उन मेंबर का एक ग्रोह है जो एक जगह रहते हों, आबादी कहलाते हैं। उसको हम कहते हैं, उसको आबादी यानी पॉपुलेशन भी कहते हैं, जो एक ही जगह रहते हैं। जैसे अगर किसी दरख्त पर तोते रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पैरट्स रहते हैं, तो हम उसको पैरट पॉपुलेशन कहेंगे। Community level, the member of different species living in specific habitat are called as community. A group of different kind of birds living on tree is called bird community. Community यानी कि इस कम्युनिटी लेवल के बारे में पढ़ते हैं कि ये खास जगह रहने वाले मुख्तलिफ आबादियों के गिरोह को हम कम्युनिटी कहते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे जो एक ही दरख्त पर रहते हैं, वो परिंदों की कम्युनिटी कहलाती है। उसके बाद है इकोलॉजिकल सिस्टम। Communities always depends upon their non-living environment in the reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for the respiration is obtained from environment and in turn given out carbon dioxide. This interaction is called ecosystem or ecological system. इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? माहौलियाती निज़ाम, यानी कि कम्युनिटी की ज़िंदगी का दारोमदार हमेशा उनके जो चारों तरफ गैर जानदार माहौल होता है उस पर होता है। मिसाल के तौर पे जानदारों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जो वो अपने माहौल से हासिल करते हैं, और इसके नतीजे में दिन के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो जानदार के आपस में और उनके माहौल से राब्ते वाले इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। लास्ट है हमारा लेवल बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। और ज़िंदगी का वो पार्ट, वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी हो, यहाँ ज़िंदगी पाई जाती हो, ज़मीन का वो हिस्सा, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इसमें मुख्तलिफ अक़साम के माहौलियाती निज़ाम मौजूद होते हैं। व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आगे के टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, आप क्लास 8, 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को YouTube पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए दी NCPSS एंड दी HSPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।